नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। कोरोना महामारी की तीसरी लहर का डर अब भारत में भी सता रहा है। धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं और एक नए वेरिएंट को लेकर चिंता है वायरस की, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। इससे लेकर हमें कितना डरने की या सावधान होने की जरूरत है और किस तरह की तैयारी की जरूरत है, इन सारी चीजों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोनिका लांबा। आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं सेलकाटा के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कैंसर रिसर्च में इन्वॉल्व है, वैक्सीन पे भी काम उसका चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लांबा हमसे बात करने के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि कैसे एक आम आदमी, एक लेमैन कैसे फर्क करे डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट में, ये दोनों कैसे अलग हैं, बीमारी में कैसे अलग हैं? नमस्कार निखिल, मेरा बहुत सौभाग्य है कि आपके द्वारा मैं ये ललन टॉप के दर्शकों के साथ जुड़ पा रही हूँ। आपके हम काफी प्रोग्राम देखते रहते हैं, कुछ ललन टॉप पे भी और कुछ दुनियादारी में भी, और आपके जो बहुत क्रिस्प कमेंट्स होते हैं करंट अफेयर्स पे, आई थिंक वी ऑल अप्रिशिएट दैट। तो देखिए, जहां तक आपका जो सवाल है कि डेल्टा वेरिएंट है या जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, तो इसमें जो जिस तरीके की संक्रमक हम देख रहे हैं कि जिस तरीके का संक्रमण है या जिस तरीके के सिम्टम्स हैं, वो कैसे अलग हो सकते हैं। तो एक तो हम ये देख रहे हैं कि जब आपका इन्फेक्शन हो रहा है और जब आपको इन्फेक्शन के द्वारा सिम्टम्स हो रहे हैं, उसमें जो डेल्टा वेरिएंट है उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता था, और जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसमें थोड़ा सा कम समय लग रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि ज्यादा सर्दी, जुकाम, खांसी, इस तरीके का जो लक्षण है वो ज्यादा है। डेल्टा वेरिएंट में हम देख रहे थे कि बुखार आना, ये सब तरीके के लक्षण ज्यादा देख रहे थे। हम ये भी देख रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसका जो डबलिंग टाइम जिसे हम कहते हैं कि जो इनिशियल फेज में डेल्टा वेरिएंट में था कि वो 2 हफ्ते का डबलिंग टाइम था, वो अब हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में ये काफी कम हो गया है। ये करीबन 2 या 3 दिन का ही डबलिंग टाइम रह गया है। ट्रांसमिसिबिलिटी में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ज्यादा इसमें हम देख रहे हैं कि इसका जो संक्रमण करने की शक्ति है वो डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा है। ठीक। मैम, हिंदुस्तान में दूसरे लहर में जो तबाही हुई थी वो डेल्टा वेरिएंट से हुई थी और भारत की तब ज्यादा बड़ी आबादी को टीके नहीं लगे थे, वैक्सीन हमारे यहाँ उतने उपलब्ध नहीं थे। अब ये हुआ है कि पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है जिसको वैक्सीन की एक डोज लगी है, सेकेंड डोज का नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब हम बूस्टर्स की तरफ भी जाएंगे जैसे ही जनवरी 2022 आएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के हमें कितना वरीड होना चाहिए? देखिए, जहां तक वैक्सीन की बात है, देखिए वैक्सीन की 2 चीजें होती हैं जब आपको वैक्सीन दी जाती है। 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक होती है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, और दूसरा होता है टी सेल इम्यूनिटी। तो जहां पर भी स्टडीज हुई हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन को अभी देखिए नवंबर के आखिरी हफ्ते में साउथ अफ्रीका में इसे आइसोलेट किया गया और उसके बाद इसको उन्होंने पूरे विश्व को इसके बारे में सूचित किया। तो देखिए, हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि महीना हुआ है, लेकिन इस वेरिएंट के बारे में आप सब जगह सुन रहे हैं और 85 से ज्यादा देशों में इसे आइसोलेट कर लिया गया है। तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी डेफिनेटली ज्यादा है कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट। एक बात यह है, स्टडीज आई है कि आज जो सीडीसी का भी स्टडी आई है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि 59% जो केसेस अभी कोरोना वायरस का यूएसए में दिख रहा है वो 59% ओमिक्रॉन वेरिएंट है। तो डेफिनेटली ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है। जो वैक्सीन एफिकेसी की बात है, और मैं जिसके बारे में आपसे बात कर रही थी कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं या टी सेल इम्यूनिटी की बात हम कर रहे थे, तो जहां तक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज की बात है, देखिए जो रिसेंट डेटा भी आया है फाइजर वैक्सीन का, जिन को फाइजर वैक्सीन के पहला या दूसरा शॉट लगा था, उसमें हम देखते हैं कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसमें डेफिनेटली गिरावट आई है। लेकिन वैक्सीन का जैसे ही बूस्टर डोज लगता है, उस वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है वो 70 से 75% फिर हो जाती है। तो बूस्टर डोज
जैसे ही आपको लग रहा है, आपका जो शरीर है वो जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है उसे पहचान भी रहा है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज ज्यादा मात्रा में भी बना रहा है और बेहतर क्वालिटी की भी बना रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये भी है कि जो टी सेल इम्यूनिटी है, जो सेल बेस्ड इम्यूनिटी है, वो जो इनिशियल डेटा आया है या रिसर्चर्स जो बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो टी सेल इम्यूनिटी है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ अभी भी उतना ही काम कर रहा है जैसे कि डेल्टा के खिलाफ काम कर रहा था। तो इनिशियल डेटा ये कह रहा है कि आपकी टी सेल इम्यूनिटी अभी भी काम कर रही है ओमिक्रॉन के खिलाफ। तो अगर आपने पहली डोज लगवाई है तो आप प्लीज जाकर अपनी सेकेंड डोज लगवाइए। अगर आप 2 डोज लगवा चुके हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तीसरा डोज या जिसे बूस्टर शॉट भी कहा जा रहा है, तो वो भी हम बोलेंगे आपको कि आप प्लीज जाकर लगवाइए। हमें आज जो साइंस की बात करें या आज का डेट में जो विज्ञान कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर आप 1 डोज आपने लगा रखी है तो आप थोड़े प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपने 2 डोज लगवा रखी है तो आप पार्शियली प्रोटेक्टेड हैं, थोड़ा प्रोटेक्शन आपका बढ़ जाता है। लेकिन आप पूरी तरह आज की डेट में जो साइंस यही कह रहा है कि आप पूरी तरीके से तभी प्रोटेक्टेड हैं जब आप 3 डोज अपनी ले चुके होते हैं। उसके अलावा ये तो हो गई मतलब जो डेटा आया है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे ईयू में है या यूरोपियन यूनियन में है या यूएसए में जो भी सीवियर डिजीज है या हॉस्पिटलाइजेशन है वो हम देख रहे हैं कि सब अनवैक्सीनेटेड पेशेंट्स में है। तो जो वैक्सीनेटेड पेशेंट्स में हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ की जो प्रतिशत है या जो दर है वो बहुत कम है। हम यूरोपियन यूनियन में देख रहे हैं कि जितने देशों में जहाँ पे वैक्सीनेशन की दर काफी ज्यादा है वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन भी कम है और मृत्यु की दर भी कम है। ये तो ओमिक्रॉन के मतलब अभी ये मैं आपको रीसेंट डेटा बता रही हूँ। अगर हम थोड़े महीने पहले भी जाएं तो हार्वर्ड के रिसर्चर्स और इजराइल के क्लैलिट रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी एक स्टडी आई थी लैंसेट में। उन्होंने ये देखा था कि जो डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ थी ये स्टडी, कि जहां पे भी तीसरी डोज लोगों को मिल गई थी वहां पे करीबन 90% गिरावट थी सीवियर डिजीज या हॉस्पिटलाइजेशन में। तो whatever the strain is, whether it is Delta or Omicron, the message is जाकर वैक्सीनेट अपने आप को कीजिए। अपने जो हमारे 3 बेसिक टूल्स हैं आज ओमिक्रॉन को लड़ने के खिलाफ, वैक्सीनेशन, मास्किंग और रेगुलर टेस्टिंग, इन तीनों को आप बिल्कुल ना भूलें, इनको अपनाएं और हमें सबको अपनी जिंदगी जीनी है और इन टूल्स का इस्तेमाल करते रहना है। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन डॉक्टर हमारा ये है, बहुत लोगों की दिलचस्पी ये भी जानने में है कि भारत में जब इस वेरिएंट के ज्यादा केसेस सामने आने लगेंगे और अगर खुदा ना खास्ता लोग हॉस्पिटलाइज भी होते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके शरीर को किस तरह से अफेक्ट करता है ओमिक्रॉन बनिस्बत डेल्टा के। उन दोनों में क्या कोई फर्क है? जिस तरह कितने बीमार आप ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होके होते हैं और कितना डेल्टा में हुए थे, क्या उसमें भी फर्क है या किस तरह से बॉडी को अफेक्ट करता है? अफेक्ट करता है। तो इसमें जो आप बोल रहे हैं ये है सीवियरिटी की बात है, किस तरीके का डिजीज ओमिक्रॉन में हो रही है। तो इसमें देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि अभी जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो इसमें मैं बोलूंगी कि 3 मेजर स्टडीज आई हैं जगह। एक है इंपीरियल कॉलेज लंदन की, दूसरी है स्कॉटलैंड से और तीसरी है साउथ अफ्रीका से, जहां से इनिशियली ये वेरिएंट को आइसोलेट किया गया था। तो तीनों जगह से हमें ये देखने में आया है कि जो कंपेयर टू डेल्टा जो ओमिक्रॉन केस है, जैसे इंपीरियल कॉलेज की स्टडी कह रही है कि 40 से 50% दर उसमें कम है कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट। तो हॉस्पिटलाइजेशन का जो दर है वो वैसे भी काफी कम हो जाता है। सीवियर डिजीज जिससे कि हो सकता है कि आपको आईसीयू में जाना पड़े या अस्पताल में जाना पड़े या आपको ऑक्सीजन लेना पड़े, ये सब चीजों की जो रिक्वायरमेंट है वो ओमिक्रॉन में कम है कंपेयर टू डेल्टा। अच्छा, स्कॉटलैंड से जो डेटा आया है वो भी करीबन ये कह रहा है कि जो सीवियर डिजीज है जिससे कि आपको अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है या कि आप देख रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो वो सब की जो रिक्वायरमेंट है वो ओमिक्रॉन में कम है। साउथ अफ्रीका का भी डेटा ये कहता है।
पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो वेरिएंट अभी निकला है इसको करीबन महीना हुआ है और ये बहुत इनिशियल रिसर्च है, एक तो ये बात है। दूसरा, ये जो डेटा आया है वो जैसे कि यूके और स्कॉटलैंड में, जहाँ पे बहुत बहुत हद तक लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो ये उनका भी डेटा है जो हो सकता है कि भारत में दूसरे तरीके से हमें देखने को मिले। तीसरा, इस डेटा में जो डेमोग्राफिक है वो क्या है, क्या ये 40 साल के लोगों से कम उम्र में था या 70 साल के लोगों में, 70 साल से ज्यादा लोगों में था, तो वो उस तरीके का डेमोग्राफिक्स भी हमें देखना पड़ेगा। पर बिकॉज जैसे हमने आपको बताया कि ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इस वेरिएंट की, तो बहुत लोगों में एक साथ हो सकने के कारण हो सकता है कि अस्पतालों में बहुत लोगों को जाना पड़े और बहुत लोगों को, उससे क्या होता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से इट ओवरवेल्म्स द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उससे फिर से अस्पताल भरने लग सकते हैं। बिकॉज हो सकता है डिजीज उतनी सीवियर ना हो, लेकिन बहुत तादाद में होने के कारण जो सीवियरिटी कम है, ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, उसका वो होने के कारण अस्पताल फिर से भरने का हो सकता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने प्रिकॉशंस, क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करें। हम फिर से देख रहे हैं कि मार्केट्स में लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उस तरीके की सिचुएशंस अवॉइड कीजिए, वैक्सीनेट होइए और अपने मास्क बनाए रखिए। ठीक बात है मैम। अगला सवाल हम रिस्ट्रिक्शंस को लेकर के आपसे पूछना चाहते हैं। हिंदुस्तान में रिस्ट्रिक्शंस लगाने की शुरुआत हुई है दिल्ली से, बाकी भी जो सूबे हैं देश के वो भी उस बारे में विचार कर रहे हैं कि उनको अपने यहाँ किस तरह की रोक लगानी है। लेकिन अब शुरुआत उसकी हो गई है, शादियों और पार्टीज में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है नंबर। स्कूल्स दिल्ली में बंद हो गए हैं, बाकी स्टेट्स अभी सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। ये रेस्ट्रिक्शंस कितना नाइट कर्फ्यू एक भारत में एक अलग इजाद की गई है वायरस को रोकने के लिए, हमें समझना चाहते हैं कि रियलिस्टिकली ये कितना संक्रमण को रोकने में कामयाब हो सकती हैं इस तरह की बंदिशें। क्योंकि हम ब्रिटेन का उदाहरण देख रहे थे, वहां के कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, लेकिन उस तरह के नहीं जिस तरह का टोटल लॉकडाउन हमने पहले देखा था। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। ये तो मैं भी बोलूंगी कि रिस्ट्रिक्शंस की थोड़ी हमें अब जरूरत हो गई है। मतलब अब आप बोलें कि बिल्कुल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कर दें, आप फ्लाइट्स बिल्कुल बंद कर दें, या बिल्कुल आप बहुत सीवियर लॉकडाउन लगा दें, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये इस महामारी को या इस पैंडेमिक को अब 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल पहले जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था, उस समय हमें इस वायरस के बारे में बहुत कुछ पता भी नहीं था, ये किस तरह फैलता था या इसे किस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते थे। हमारे पास तब कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं थी और ज्यादा टूल्स भी नहीं थे। आज हमें ये पता है कि ये वैक्सीन से हम अपने आप को बचा सकते हैं काफी हद तक सीवियर डिजीज से। हमें मास्क पहनते रहना चाहिए, हमें क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करते रहना चाहिए और अपने हाथों को भी जितना हो सके सैनिटाइज आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब 2 साल के बाद जब हम देखें कि इंफॉर्मेशन हमारे पास इस तरीके की है, और अब हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ ड्रग्स भी एफडीए ने, जैसे आई थिंक फाइजर की ड्रग है वो पैक्सलोविड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इंडिया में भी मोलनुपिरावीर उन्होंने अभी रिसेंटली रेगुलेट कर दी है। तो हमारे पास अब जो इस बीमारी के खिलाफ लड़ने के जो टूल्स हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं। इंफॉर्मेशन भी है, वैक्सीन भी हैं, मेडिसिन भी हैं और साइंस का ज्ञान भी है। तो मेरे ख्याल से उस तरीके का बहुत सीवियर लॉकडाउन जैसे हमने पहले देखा था, उस तरीके का लॉकडाउन में जाने का उम्मीद है कि जरूरत ना पड़े। पर थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस जहाँ पे हम देखते हैं कि लोग, और थोड़ी सी मेरे ख्याल से रेस्ट्रिक्शन से ज्यादा मैं बोलूंगी कि रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है, कि मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो। जो भी लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना वैक्सीनेट अपने आप को करें। जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है या इम्यून कॉम्प्रोमाइज पॉपुलेशन है या जिन फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं या जिन्हें सेकेंड वैक्सीन का डोज लिए 6 महीने से थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो उन सब लोगों को इम्यूनाइज करना, बूस्टर देने की हमें जरूरत है। बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन से मेरे ख्याल से हमें जो हमारे पास टूल्स हैं उससे उपयोग में लेना चाहिए। मैम, आप अब बेल्जियम में बेस्ड हैं, दुनिया के और हिस्सों में भी आपके कॉलीग्स काम करते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या वहां पे भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है, और ये नाइट कर्फ्यू वाले आइडिया में कितना सेंस है, क्योंकि जैसे कम से कम आम आदमी का दिमाग तो समझने में
उसको थोड़ा मेहनत लग जाती है कि दिन में अगर हम बाहर निकलते हैं और हम रात में बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या हम संक्रमण से बच सकते हैं? देखिए, ये जो नाइट कर्फ्यू का जो है, ये आई थिंक लास्ट ईयर यहाँ पर भी इनिशियली थोड़ा सा लगाया गया था, जब बिफोर वैक्सीनेशन, जब वैक्सीन इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी यूरोप में या यूएसए में, तब एक टाइम था जरूर हम देखते थे कि नाइट कर्फ्यू था। पर आज जब वैक्सीनेशन अवेलेबल है, एटलीस्ट यहाँ पर काफी लोगों में वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो इस तरीके की नाइट कर्फ्यू की बात नहीं हुई है। हाँ, रेस्ट्रिक्शंस जहां तक, जैसे आप देख रहे हैं पब्स में या होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में, जहां पे कि बहुत लोग एक साथ सम्मिलित होते हैं, और जब आप खा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपके मुंह पे मास्क नहीं होता है, तो वो रात के 11-12 बजे तक अगर आप कर रहे हैं तो वो नाइट कर्फ्यू में हो सकता है कि उस तरीके की बंदिश काम आ सके। लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल से सब तो रात को घर पर ही होते हैं, तो मतलब ज्यादातर लोग, अगर आप बहुत ज्यादा पार्टिंग करें तो आई थिंक जो नाइट कर्फ्यू का आइडिया है वो मे बी टू प्रिवेंट पार्टिंग, मे बी कि आप बहुत लोगों का जमावड़ा पब्स में या रेस्टोरेंट्स में या इस तरीके की जगहों पे जहाँ पे लोगों के मास्क उस समय उतरते हैं और लोगों को उससे नुकसान हो सकता है। तो दैट आई थिंक इज द ओनली रीजन। अदरवाइज जैसे आप बोल रहे हैं नाइट कर्फ्यू का जो जरूरत है, मुझे भी नहीं समझ में आती। मैम एक आखिरी सवाल, भारत अभी जो साल का पहला हिस्सा होगा हमारा, जो फर्स्ट हाफ है या क्वार्टर ही कह लीजिए 2022 का, उसमें हमारे यहाँ 5 सूबों में इलेक्शन है, जिसमें से एक सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला उत्तर प्रदेश है। तो हम ये समझ रहे हैं कि अभी हमें देखना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत को जब हिट करेगा अपने पूरे फोर्स के साथ में तो उसका नतीजा क्या होगा। लेकिन अभी जितनी जानकारी है, क्या क्या उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इन इवेंट्स को डेफर करने की जरूरत है, या फिर हम जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स हमारे पास में है, वैक्सीन है और कुछ दवाएं भी हैं और जो सावधानियां हैं, उनके साथ में हमें करवा लेने चाहिए? एक स्वास्थ्य के नजरिए से आपकी राय क्या है? देखिए, स्वास्थ्य के नजरिए से आप बोलेंगे तो मैं ये बोलूंगी कि जहाँ पे भी बहुत लोगों का जमावड़ा होता है, जैसे कि इलेक्शन रैलीज हैं, या कि अगर आप पोलिंग भी करने जाते हैं, बहुत लोग लाइन में लगते हैं, बहुत लोगों को एक साथ सांस वहीं पे ले रहे हैं उन छोटे से बूथ्स में, काउंटर्स में। पिछली बार हमने डेल्टा वेरिएंट पे देखा था कि यूपी में स्पेशली बहुत सारे स्कूल टीचर्स जो कि पोलिंग ड्यूटी में थे, उन बहुत लोगों की डेथ भी हुई थी। तो आई थिंक ये सबके लिए इलेक्शन रैलीज जहाँ पे बहुत जमावड़ा लोगों का होता है, उस तरीके का अगर आप ऑनलाइन या आज इंडिया में तो व्हाट्सएप बहुत लोग यूज करते हैं, उस तरीके से आप अपना इलेक्शन का जो प्रचार है वो कर सकें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, रादर देन फिजिकल प्रेजेंस से, एक वो आप कर सकते हैं। दूसरा, आप जो पोलिंग है, आई डोंट नो अभी कितना ऑनलाइन आप वोटिंग कर सकते हैं, वो मुझे मेरे ख्याल से ऑनलाइन वोटिंग इंडिया में अभी तो नहीं शुरू नहीं हुआ नहीं, है। और वो उसके बारे में ईसी सोच भी नहीं रहा है। अगर इलेक्शंस अगर होते, ईसी ने वैसे ये कहा है कि वो पहले विजिट करेंगे सारे स्टेट्स को, उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि वो इलेक्शंस करवाएंगे और कब करवाएंगे। लेकिन अगर होते हैं इलेक्शंस तो जैसे हुआ करते हैं, बूथ में जाके ही तो हिंदुस्तान में फिर फिलहाल इलेक्शंस हो रहे हैं। हाँ, तो फिर अगर बूथ में जाकर उसी तरीके का इलेक्शन होगा तो डेफिनेटली उसमें, और स्पेशली ये वाला जो वेरिएंट है, ये तो काफी, उसकी हमने बात की कि संक्रमण इसका फैलने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वो हमें, मेरे ख्याल से अगर उसी तरीके का वोटिंग फिर से होता रहा तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। रैलीज आप डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आप व्हाट्सएप के या जो ऑनलाइन आपका जो प्रचार केंद्र है उनसे आप उससे आप उपयोग कीजिए। पर जो पोलिंग है, या फिर उसको बहुत ज्यादा रेगुलेट कर सकते हैं, या जैसे पिछले साल मुझे याद है कि यूएसए में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे तो वहां पे लोगों के घर पे बैलेट पेपर भेज दिए गए थे और लोगों ने घर से वोट करके वो वापस पोस्ट किया था। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय लगेगा भारत में, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी काफी ज्यादा है। तो पर हाँ, कि अगर बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होंगे और इस तरीके का संक्रमण हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन वैसे भी ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, तो फिर से इन्फेक्शन ज्यादा होने का और अस्पतालों के भरने का भय तो लगा ही हुआ है। मैम एक आखिरी सप्लीमेंट्री सवाल, मैंने पिछले को भी आखिरी कह दिया था। हम अब तक की जो समझ है हमारी वो ये कहती है, और ये
पैंडेमिक्स के बारे में कहा जाता है कि वो वेव्स में आती हैं, 3 वेव्स होती है, फर्स्ट सेकंड सबसे बड़ी होगी और थर्ड फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट से छोटी होती है, जनरली ये है। कोविड बहुत सारे मतलब ऐसे रूल्स और थंब रूल्स को ओबे नहीं करता है, पर फिर भी इसका पैटर्न भी उसी तरह का है। इंडिया में थर्ड वेव कितने समय तक के अपने असर में रह सकती है, क्योंकि बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस जो आ रहे हैं वो खोलेंगे कब, क्योंकि उन लोगों को अपना बिजनेस भी प्लान करना है, लोगों के बहुत सारे काम हैं जो वो मुलतवी हो जाएंगे अगर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ते हैं तो। देखिए, ये आप जो बोल रहे हैं कि पैंडेमिक जो है वो 3 वेव्स में आता है, ये टिपिकली वो जो स्पेनिश फ्लू का जो देखा था हमने 100 साल पहले। पर उस टाइम पर क्या था ना निखिल कि द वर्ल्ड वाज नॉट दिस ओपन। आप इतना इजी कहीं ट्रैवल नहीं कर पाते थे और इतना लोगों के आना जाना इतना सहूलियत नहीं हुआ करती थी, तो वो उस समय की बात थी। पर आज मेरे ख्याल से जैसे जैसे ये पैंडेमिक बढ़ रहा है और अपना जो वेरिएंट है, जैसे अब ये हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन, ये जो पिछला डेल्टा वेरिएंट था उससे थोड़ा ट्रांसमिसिबल ज्यादा है, लेकिन इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जो म्यूटेशंस हुए हैं या जिसे वायरस ने म्यूटेट किया या नया रूप बनाया, तो करीबन 50 म्यूटेशंस ज्यादा भी हुए हैं। तो ये जो वायरस का चेंज है या वेरिएंट का चेंज है, ये आगे कैसे होगा, एक तो ये हमें देखने की बात है। दूसरी बात इसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण बोलना चाहूंगी कि हमारे जो वैक्सीन का जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत जरूरी है पूरे देश, पूरे विश्व भर के लिए। मैं कल कहीं पढ़ रही थी कि जो हमारी हाई इनकम कंट्रीज हैं उसमें करीबन 60 से 70% लोग वैक्सीनेटेड हैं। जो हमारी मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उसमें 40 से 50% लोग वैक्सीनेटेड हैं। और हमारी जो लो इनकम कंट्रीज हैं उसमें आप बिलीव नहीं करेंगे 5% से भी कम लोग वैक्सीनेटेड हैं। तो जब तक इस तरीके का वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में एक इक्वालिटी नहीं आएगी, तो जहां पर वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो गया है, लोग प्रोटेक्टेड हैं काफी हद तक, और जिन कंट्रीज में वैक्सीनेशन या तो पहुंचा ही नहीं है या बहुत हद तक लोग ले नहीं रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स, तो उसके कारण वहां पे इस तरीके के म्यूटेशंस फिर से होंगे और हमें फिर से नया वेरिएंट आने का फिर चांस बढ़ता है। तो इस पैंडेमिक को रोकने के लिए या इसको रोकथाम करने के लिए हमें, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि वैक्सीन का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि इस तरीके की एक वेव जैसे आप कह रहे हैं फिर से ना। एक ये बात हो गई। दूसरी बात है आपकी जो वेव्स की और वो कब खत्म होगी, ये देखिए, देयर इज नो श्योरिटी अबाउट पैंडेमिक्स। ये हमें कोरोना वायरस ने सिखा दिया है। जब शुरू हुआ था तो तब था कि अच्छा बाय 2 years खत्म हो जाएगा। हम ये भी देख रहे थे कि वैक्सीन एक बार आ जाएंगी तो वो दैट विल बी द वे आउट ऑफ द पैंडेमिक। बट हम अभी भी देख रहे हैं कि अभी हम बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, कई कंट्रीज में ऑलरेडी हम चौथे डोज की भी बात करने लग गए हैं। तो इंडिया में जब ये वेव, अभी जैसे आप देख रहे हैं कुछ केसेस ऑलरेडी इंडिया में हो गए हैं, और अगर हम देख रहे हैं कि जैसे अभी इंडिया में जनवरी फरवरी में शादियों का सीजन आता है या इलेक्शंस आएंगे, काफी सारे स्टेट्स में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये वेरिएंट बढ़ेगा। एक रिसर्च मैंने कल देखी थी जिसमें मुझे एग्जैक्टली अब ध्यान नहीं, पर आई थिंक यूके के किसी साइंटिस्ट या रिसर्चर ने तब कहा था कि इंडिया में जो ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट का जो वेव आएगा, इट विल बी सीवियर बट इट विल बी शॉर्ट। तो दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी, पर एग्जैक्टली बोल पाना या कोई एक पर्टिकुलर डेट दे पाना इस तरीके के पैंडेमिक में इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है बोलना। इस पैंडेमिक से पूरे विश्व में से निकलने का एक ही तरीका है, वैक्सीन का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ये तो हो रहा है कि जिन देशों के पास में धन और संसाधन है वो अपने वैक्सीन प्रोग्राम्स को बहुत आगे ले जा गए हैं, वो बूस्टर के बाद भी ग्रेजुएट कर गए हैं आगे, लेकिन बाकी लोगों को वैक्सीन अभी मिले नहीं है। तो स्पेशली अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज हैं, और आपने जैसे बताया उससे हमें यही समझ में आ रहा है कि जब तक वो सेफ नहीं है तब तक कि जिनके पास पैसा है वो भी सेफ नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये वैक्सीन जब तक सबको नहीं लगती है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप डेवलप्ड कंट्री में बैठे हैं, हमारे पास हमने mRNA वैक्सीन ले रखी हैं, पर आप तब तक सेफ नहीं है जब तक विश्व के हर इंसान को जिसको ये वैक्सीन लगनी चाहिए या मिलनी चाहिए मिल जाए, आप तभी सेफ है।
और मैं आपके दर्शकों को ये भी फिर से ये निवेदन कहना चाहूंगी कि प्लीज वैक्सीनेट। अगर आपने एक भी डोज नहीं ली है, प्लीज जाके पहला डोज लीजिए। अगर आपने पहली डोज ले ली है, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा डेटा आया था कि बहुत लोगों ने पहली डोज के बाद दूसरी डोज ली नहीं है, तो आप दूसरी डोज लीजिए। और अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज थर्ड डोज लीजिए। अपना मास्क लगाइए, और अगर आप ले सकते हैं तो N95 मास्क या FFP2 मास्क, जो कि काफी अच्छी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जिसमें होती है, आप वो लगाइए। और बहुत क्राउडेड प्लेसेस हैं या बहुत लोगों का जमावड़ा जहां हो सकता है, वहां पर उन जगहों पे जाने से बचिए, अगर आप कर सकते हैं ये तो। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो इतनी काम की बातें बताई हैं साफ हिंदी में, वो जनता को उनके कान में जाए, वो समझें दिल दिमाग से। ऑन दैट नोट, इस खास बातचीत को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। खास शुक्रिया आपका इसलिए क्योंकि अभी हिंदुस्तान में तो शाम हो रही है, लेकिन बेल्जियम में जहाँ पे आप हैं, आपको दिन के बीच में से हमारे लिए टाइम निकालना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी। नमस्कार निखिल, आपसे जुड़ने के लिए और ललन टॉप से जुड़ के द्वारा आपके दर्शकों से और अपने देश के वासियों से जुड़ने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच।